हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 13 दिसंबर 2024, दिन शुक्रवार, बांग्ला तिथि 27 आघन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मैया सम्मान के लिए बजट में सबसे बड़ी राशि, जाने किस दिन खाते में आएंगे 2500 रुपए। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को 2500 रुपए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन 14 दिसंबर को अपनी विधानसभा सीट बरहेट के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे महिला लाभुकों के खातों में 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। मैया सम्मान वाले विभाग को 6,390 करोड़ 55 लाख रुपए मिले। गौरतलब है कि बुधवार को मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का दूसरा अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया, जिसमें सबसे बड़ी राशि 6,390 करोड़ 55 लाख रुपए मिले। 390 करोड़ 55 लाख रुपए महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग को आवंटित की गई। मैया सम्मान योजना इसी विभाग द्वारा संचालित हो रही है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा गुरुवार को विभागीय सूत्रों के अनुसार अनुपूरक बजट पर गुरुवार को विधानसभा में चर्चा हुई, जिसके बाद वित्त विभाग झारखंड सरकार में गजट प्रकाशन करेगा। इसके बाद लाभुकों के खातों में राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-2 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और लाभुकों के खातों में 2500 रुपए का हस्तांतरण शुरू हो जाएगा। जयराम महातो ने अनुपूरक बजट पर हेमंत सोरेन को घेरा, कहा 18 से 25 वर्ष की लड़कियों को आलसी बना रही सरकार। झारखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान डुमरी विधायक जयराम महातो ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व में निर्धारित बजट की राशि का पूरा खर्च नहीं हो पाता है, ऐसे में अनुपूरक बजट का क्या उद्देश्य है। जयराम महातो ने कहा, विपक्ष और पक्ष ने बजट पर दिशाहीन मुद्दों पर चर्चा की, जो काफी निराशाजनक है। विधायक ने सरकार की योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 18 से 25 वर्ष की लड़कियों को 2500 रुपए प्रति माह देने से उन्हें आलसी बनाया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि सरकार यह राशि स्कॉलरशिप के रूप में देती तो यह लड़कियों के भविष्य के लिए बेहतर होता और वे इस धन का सही उपयोग कर पातीं। जयराम महातो ने सदन में बैठे माननीयों पर भी तंज कसा और कहा कि सदन में जितने भी माननीय हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई कहाँ हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इन माननीयों को अपने टीए, डीए, भत्तों और अन्य सरकारी सुविधाओं का त्याग करना चाहिए। इसके अलावा विधायक ने सीजीएल मुद्दे पर भी बात की और कहा, सीजीएल में जांच करवाने में क्या जाता है, छात्र गड़बड़ी का प्रमाण दे रहे हैं, बावजूद इसके आयोग इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे कोई भी मुश्किल सामने आए। झारखंड में फ्री बिजली योजना जारी, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड के लोगों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य में मुफ्त बिजली योजना को जारी रखने का ऐलान किया गया है। विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग को 2577 करोड़ 92 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शीतकालीन सत्र में 11,697 करोड़ 92 लाख रुपए का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें सबसे अधिक 6,390 करोड़ 55 लाख रुपए मैया सम्मान योजना के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद ऊर्जा विभाग को 2,577 करोड़ 92 लाख रुपए का बजट आवंटन किया गया। क्या है फ्री बिजली योजना? हेमंत सरकार की बिजली बिल माफी योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है।
इस योजना से लगभग 41 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा और 200 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा, जिसमें एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज और बिजली ड्यूटी भी शामिल है। क्या होगा अगर 200 यूनिट से अधिक बिजली का इस्तेमाल किया गया? जो उपभोक्ता 200 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करेंगे, उन्हें पहले की तरह सब्सिडी मिलेगी। 200 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को ₹2.05 प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी, जबकि 400 यूनिट से अधिक उपयोग करने वालों को ₹6.65 प्रति यूनिट का शुल्क देना होगा। वरिष्ठ विधायक मथुरा महातो बने झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के मुख्य सचेतक, विधानसभा में मिलेगी और मजबूती। टुंडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक मथुरा प्रसाद महातो को झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। मथुरा महातो पार्टी के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं में शुमार हैं। उनकी इस नई जिम्मेदारी से पार्टी को विधानसभा में और अधिक मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि गुरुवार को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र का चौथा और आखिरी दिन था। इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। साथ ही अनुपूरक बजट पर भी चर्चा की जा रही है। जाने कौन है विधायक मथुरा महातो? बता दें कि मथुरा प्रसाद महातो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक वरिष्ठ नेता हैं। वे झारखंड विधानसभा 2024 में टुंडी से विधायक निर्वाचित हुए हैं, जो इसके पहले 2005, 2009 और 2019 में भी टुंडी से 3 बार विधायक रह चुके हैं। साथ ही वह हेमंत सोरेन की पहली सरकार में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री भी रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत की सख्ती पर कैमरून में फंसे 47 श्रमिकों का हुआ वेतन भुगतान, जालसाज नियोजकों के खिलाफ एफआईआर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये श्रमिक कैमरून, मध्य अफ्रीका में कार्यरत थे और 3 महीने से उनका वेतन लंबित था। मुख्यमंत्री ने इस मामले में संबंधित नियोजकों और मिडिलमैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद श्रमायुक्त ने हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। 3 महीने से लंबित था वेतन। मुख्यमंत्री को हाल ही में जानकारी मिली थी कि कैमरून में कार्यरत झारखंडी श्रमिकों के 3 माह का वेतन लंबित है और वे भारत वापसी की मांग कर रहे हैं। इन श्रमिकों को MS ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड कैमरून में काम पर रखा गया था, लेकिन बिना उचित निबंधन और लाइसेंस के उन्हें वहां भेजा गया था, जो कि नियमों के खिलाफ था। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने कंपनी से किया संपर्क। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने श्रमिकों और संबंधित कंपनी से संपर्क किया। कंपनी ने बताया कि श्रमिकों को $100 प्रति माह का भुगतान किया गया है और बाकी की बकाया राशि उनके भारतीय खातों में ट्रांसफर की जाएगी। श्रमिकों ने इस भुगतान की पुष्टि की है। भारत के उच्चायोग व विदेश मंत्रालय ने सुरक्षित वतन वापसी के प्रयास किए तेज। भारत सरकार के उच्चायोग और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर फंसे हुए श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम ने मामले के शीघ्र निपटारे का आश्वासन दिया है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर ठेकेदार वेतन का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो उनके साथ समझौता रद्द कर दिया जाएगा। राज्यपाल का अभिभाषण, सरकार का श्वेत पत्र। राज्य में हर दिन एक नया अध्याय जुड़ेगा। हेमंत सोरेन। राज्यपाल का अभिभाषण अब तक के अभिभाषण में सबसे छोटा रहा। इसमें दूरदर्शिता थी। ये अभिभाषण नहीं, ये सरकार का श्वेत पत्र है। इससे स्पष्ट है कि सरकार राज्य के लिए क्या करना चाहती है। झारखंड देश का पिछड़ा राज्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर 12 दिसंबर को सरकार की ओर से उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा, पिछली सरकार के कार्यकाल में सर्वांगीण विकास की नींव पड़ चुकी है। अब इमारत बनाने की बारी है। हम नहीं, हमारा काम बोलेगा। अलग राज्य गठन के बाद प्रदेश में बदलाव 2019 के बाद दिखाई दिया। विपक्ष परस्पर सहयोग दे। रांची को नया आयाम हम दे रहे हैं। हर दिन एक नया अध्याय राज्य में जुड़ेगा। इससे पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर पहली पाली में चर्चा हुई। जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद सदन ने भी राज्यपाल के अभिभाषण पर आभार जताया। मथुरा महतो को जेएमएम का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड राज्य कैसे बना, इसकी पीड़ा हम समझते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा कि झारखंड के ऊपर कौन सा अभिशाप लगा कि भूमिहीन विस्थापित हो गए, पलायन करना पड़ा। इसी पीड़ा को लेकर हमारे नेताओं ने राज्य की अलग परिकल्पनाएं रखीं। जब ये परिकल्पना रखी गई तो सामंतवादी लोग हमारे नेताओं का उपहास करते थे। एक लंबी लड़ाई के बाद जो असंभव था वो संभव हुआ। झारखंड बना। बीजेपी वाले अटल जी को श्रेय देते हैं। वो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। राज्य कोई छोटा मोटा संघर्ष की लड़ाई से नहीं मिला। इसकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। ये राज्य आंदोलन की उपज है। यहां के लोग स्वाभिमानी होते हैं। अलग राज्य स्थापना के बाद 2019 तक राज्य को क्या मिला? हमारी सरकार नहीं बनती तो राज्य का क्या होता? याद करिए, भांत भांत करके लोग मरे हैं। जब सरकार 2019 में बनी तो सरकार को अस्थिर करने के लिए क्या क्या हुआ? हमने पिछली सरकार में हर चेहरे पर मुस्कुराहट लाया। हमारी सरकार के काम का उत्साह हर जगह दिखा। जनता का आभार। हमारी सरकार प्रोजेक्ट भवन से चलने वाली सरकार नहीं है। हम काम करते रहेंगे, गांव को मजबूत करेंगे। ये राज्य आंदोलन की उपज है, इसलिए यहां के लोग स्वाभिमानी होते हैं। ये मंजिल पाए बिना नहीं रुकते। बाबूलाल ने सरकार से पूछे कई सवाल। बीजेपी की तरफ से बाबूलाल मरांडी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि भले अंकगणित में बीजेपी पीछे रही है, लेकिन आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भाजपा को 33% वोट मिला है। इसकी तुलना में कांग्रेस को 15.56% मिला। मणिपुर हिंसा की बात करने वालों को चाईबासा के गुदडी में जाना चाहिए। वहां सेंदरा हो रहा है। पुलिस ने अपना काम करना छोड़ दिया है। जनता कानून को हाथ में ले रही है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव के समय वादा किया था कि 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीद होगी, लेकिन जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक अब 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीद होगी। बालू की लूट मची है। लोग पीएम आवास नहीं बना पा रहे हैं। सरकार को बालू उठाव फ्री कर देना चाहिए। 1951 की जनगणना के मुताबिक संस्थान 44.66% आदिवासी थे, लेकिन 2011 की जनगणना में आदिवासियों की संख्या घटकर 28% हो गई है। यह चिंता का विषय है। सरकार को एनआरसी लाना चाहिए। हेमंत सरकार फिर आए, हम ये सुनिश्चित करेंगे। कल्पना सोरेन। जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने चर्चा में भाग लेते हुए अभिभाषण में सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों का जिक्र किया है। जनता ये जानना चाहती थी कि सरकार क्या करेगी। ये अबुआ सरकार है, हर वादे को पूरा करेगी। पिछले 5 साल कैसे गुजरे सब जानते हैं। हमने बहुत काम किया है, आगे भी करेंगे। पहली बार कोई सरकार रिपीट हुई है। सोना झारखंड बनाकर गुरुजी के सपने को पूरा करना है। उन्होंने कहा, राज्य गरीब नहीं है, इसको गरीब बनाया जा रहा है। हमारा बकाया केंद्र के पास है। हेमंत सरकार फिर आए, हम ये सुनिश्चित करेंगे। हेमलाल ने चंपाई पर किया कटाक्ष। जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि चंपाई सोरेन मेरे छोटे भाई थे। पता नहीं कौन सा भूत लगा कि उधर चले गए। हम 10 साल उधर थे, उधर कुछ नहीं मिलेगा। आने वाले चुनाव में बीजेपी का नाम मिट जाएगा। चंपई जी, बाबूलाल जी चीजों को समझे। प्रदीप यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। प्रदीप यादव ने हिमंता बिस्व शर्मा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी लॉन्ड्री योजना के धुले व्यक्ति चुनाव में आए थे। मैया योजना की जगह नई योजना लाने की कोशिश की गई। उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि गोगो दीदी योजना के फॉर्म पर ये लोग धोखेबाजी कर रहे थे। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद देना उचित नहीं। सरयू राय। वहीं सरयू राय ने कहा कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सभी महिलाओं को मैया सम्मान का लाभ मिलेगा। इसका अर्थ स्पष्ट करना चाहिए, इसलिए अभिभाषण पर धन्यवाद देना उचित नहीं लगता। झारखंड आंदोलनकारी परिवारों को सरकारी नौकरियों में मिले आरक्षण। जेल केएम विधायक जयराम महातो ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि झारखंड आंदोलनकारी परिवारों को 5% आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलना चाहिए। बालू की कमी को लेकर धरने पर बैठे विधायक, सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग।
झारखंड विधानसभा सत्र के चौथे और अंतिम दिन विधानसभा परिसर में राजनीतिक हलचल तेज रही, जहां सीजीएल परीक्षा रद्द करने और राज्य में बालू की कमी के मुद्दे पर जोरदार विरोध हुआ। भाजपा विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता बालू की कालाबाजारी और कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने पलामू जिले में एक सप्ताह के अंदर बालू की कीमतों में हुई वृद्धि पर चिंता जताई और मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। भाजपा के पूर्व विधायक अमित यादव ने सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार और बालू जैसे बुनियादी मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में रोजगार और बालू जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा न होना दुखद है। उन्होंने कहा कि सदन में सरकार को आईना दिखाया जाएगा और युवाओं को रोजगार देने के बदले लाठियां मिल रही हैं। वहीं आजसू विधायक निर्मल महातो ने बालू को फ्री किए जाने की बात कही और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कालाबाजारी बढ़ती जाएगी और आम लोग परेशान होंगे। उन्होंने राज्य में प्रति ट्रैक्टर पैसे की वसूली को लेकर भी सरकार से सुधार की मांग की। विपक्ष के आरोपों पर बचाव करते हुए सत्ता पक्ष के मंत्री सुदिव्य कुमार ने सीजीएल परीक्षा रद्द करने के सवाल पर कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन अगर इससे सार्वजनिक व्यवस्था में विघ्न आता है तो कानून अपना काम करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र यदि अपने मुद्दों को सही मंच पर उठाएंगे तो समाधान होगा। झामुमो विधायक अमित महतो ने कहा कि सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और विकास का काम निरंतर जारी रहेगा। बिना नेता प्रतिपक्ष सिर्फ झारखंड विधानसभा ही नहीं बल्कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भी फंसा है पेंच। झारखंड की छठी विधानसभा के 4 दिवसीय विशेष सत्र का 12 दिसंबर को आखिरी दिन रहा। अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण व अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद सत्र समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही बिना नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑपोजिशन के विधानसभा सत्र चलने का झारखंड में एक अनूठा रिकॉर्ड भी बन गया है। जी हां, बीजेपी अब तक नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान ही नहीं कर पाई है। हालांकि बिना नेता प्रतिपक्ष वाली विधानसभा में सिर्फ झारखंड ही नहीं शामिल है, बल्कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। आइए जानते हैं B2B न्यूज खास में बिना नेता प्रतिपक्ष वाले झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में कहां फंसा हुआ है पेंच। झारखंड में विधायक दल के नेता की तरह काम कर रहे बाबूलाल नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं। इसी तरह झारखंड में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी है, लेकिन भाजपा तय नहीं कर पा रही है कि वह किसको विधायक दल का नेता चुने। झारखंड की अनोखी स्थिति यह है कि पिछली विधानसभा में 4 साल से ज्यादा समय तक कोई नेता प्रतिपक्ष रहा ही नहीं। हालांकि चुनाव के बाद विधानसभा के पहले सत्र में बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता की तरह बर्ताव कर रहे हैं और वे स्पीकर के चुनाव में प्रस्तावक बने तो निर्विरोध चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के साथ स्पीकर को उनके आसन तक छोड़ने भी गए, लेकिन आधिकारिक रूप से उनका चुनाव नहीं हुआ है। भाजपा ने अपनी पार्टी का विलय करने वाले बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना था, लेकिन दल बदल के आरोपों के कारण स्पीकर ने उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा ही नहीं दिया। आखिर 4 साल बाद उनकी जगह अमर बाउरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। हरियाणा में 2 माह बाद भी नेता प्रतिपक्ष नहीं, बंगला खाली कराने पर तुली भाजपा सरकार। हरियाणा में तो 8 अक्टूबर को ही नतीजे आए, यानी 2 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक तय नहीं किया है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। इसे लेकर विधानसभा के पहले सत्र में खूब नोकझोंक भी हुई। नेता प्रतिपक्ष के लिए तय कुर्सी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बैठ रहे हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से उनको चुना नहीं गया है। इस बीच सरकार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चंडीगढ़ में उनको आवंटित बंगला खाली कराने की तैयारी में भी जुट गई है। कांग्रेस की आपसी खींचतान में विधायक दल का नेता नहीं तय हो पा रहा है। महाराष्ट्र में बेहद रोचक स्थिति, किसी विपक्षी पार्टी को 10% सीट ही नहीं मिली। महाराष्ट्र में स्थिति थोड़ी अलग है। वहां किसी पार्टी को 10% सीट यानी कम से कम 29 सीट नहीं मिली है।
इसलिए सरकार किसी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने को तैयार नहीं है। तभी महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियों ने मिलकर नेता प्रतिपक्ष पद पर दावा किया है। यह अलग बात है कि दिल्ली विधानसभा में जब भाजपा को सिर्फ 3 सीटें मिली थीं, तब भी आम आदमी पार्टी ने उसको नेता प्रतिपक्ष का पद दे दिया था और उसने ले भी लिया था। लेकिन खुद भाजपा ऐसा सद्भाव किसी के प्रति नहीं दिखाती है। बता दें कि महाराष्ट्र के विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा 20 सीटें शिवसेना, उद्धव गुट, 16 सीटें कांग्रेस और 10 सीटें एनसीपी, शरद पवार गुट ने जीती हैं। झारखंड में यहां युवक को गोलियों से भून डाला, इलाके में सनसनी। झारखंड के धनबाद जिले से एक सनसनीखेज खबर है, जहां बरवाड्डा थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक का शव बड़ा पिछड़ी जाने वाले रास्ते में कंचन टॉकीज के पास पाया गया। स्थानीय लोगों ने शव देखे जाने के बाद पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी ने गोली मारे जाने की पुष्टि की। बरवाड्डा थाना के प्रभारी सब इंस्पेक्टर अजय कुमार ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और मामले की जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास है और प्रारंभिक जांच में यह पुष्टि हुई है कि उसकी मौत गोली लगने से हुई है। पुलिस शव की पहचान के लिए आसपास के थानों को सूचित कर रही है और पोस्टमार्टम के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 2 गोलियां मारी गई हैं। घटनास्थल से खोखा बरामद। इस संबंध में डीसीपी शंकर कामती ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि युवक को 2 गोलियां मारी गई हैं। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और आसपास के लोग भी शव को पहचानने में असमर्थ हैं। पुलिस ने घटनास्थल से गोली का खोखा भी बरामद किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड में विकास कार्य प्रभावित, बालू संकट का समाधान जरूरी। झारखंड में बालू की भारी कमी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के 444 बालू घाटों में से केवल 51 को स्वीकृति मिली है और उनमें से भी मात्र 24 घाटों से बालू की निकासी हो रही है। इस वजह से राज्य भर में निर्माण कार्य ठप हो गए हैं और बालू की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। 10 दिनों में 12,000 रुपये तक बढ़ी कीमतें। मरांडी ने बताया कि पिछले 10 दिनों में एक ट्रॉली बालू की कीमत में 12,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है। पलामू समेत अन्य जिलों में बालू 25 से 40 रुपये प्रति बोरी बिक रहा है, जिससे आम जनता के साथ साथ निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास परियोजनाओं पर संकट बालू की इस कमी का असर प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ रहा है। मरांडी ने चेतावनी दी कि यदि यह संकट जल्द हल नहीं हुआ तो राज्य में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो सकते हैं। अपार्टमेंट निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। बालू माफियाओं पर कार्रवाई की मांग। बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि राज्य में बालू की कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाई जाए। उन्होंने बालू माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की और कहा कि राज्य के लोगों को राहत देने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। मरांडी ने सरकार से अनुरोध किया कि बालू की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो सके और आम जनता को राहत मिले। उन्होंने कहा कि बालू संकट का समाधान राज्य की प्रगति के लिए आवश्यक है। झारखंड में यहां डिज्नीलैंड मेले में भीषण आग, पल भर में लाखों के सामान हो गए खाक। झारखंड के हजारीबाग जिले से बड़ी खबर है, जहां मटवारी गांधी मैदान में आयोजित डिज्नीलैंड मेले में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं इस भीषण आगलगी में लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। इस घटना के बाद मेले के सभी टेंट आग की चपेट में आ गए और 10 से 12 लाख रुपये का नुकसान होने की खबर सामने आई है। क्या है पूरा मामला? घटना की जानकारी मिलते ही कोर्रा थाना प्रभारी शमशेर बहादुर और उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंची। दमक्कल विभाग को सूचना देने के बाद कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है और मामले की जांच जारी है। मेले के संचालक ने जानकारी दी कि आग लगने के कारण
उन्हें 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। डिज्नीलैंड मेला को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा था और इसी दौरान यह दुर्घटना घटित हुई। क्या कहते हैं अग्निशमन पदाधिकारी? जिला अग्निशमन पदाधिकारी शैलेंद्र किशोर ने बताया कि घटना के समय मेला खत्म हो चुका था, लेकिन टेंट अभी भी गांधी मैदान में पड़ा था। इस आग से टेंट हाउस का बांस, प्लास्टिक, कपड़ा, तिरपाल, चादर सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कुछ लोग टायर जलाकर आग ताप रहे थे और उन टायरों को बाद में फेंक दिया था, जिससे आग फैल गई और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। झारखंड की प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय को 75% आरक्षण पर रोक, हाईकोर्ट ने कही ये बात। झारखंड सरकार द्वारा निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के कानून पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को तय की। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकार के मामलों में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से पहले ही निर्णय आ चुका है, जिससे इस कानून को लागू करने पर रोक लगाई जा रही है। अदालत में प्रार्थियों के अधिवक्ताओं ने कही ये बात सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ताओं अमित कुमार दास, शिवम उत्कर्ष सहाय और संकल्प गोस्वामी ने अदालत में कहा कि झारखंड सरकार ने झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन प्राइवेट सेक्टर कंपनी 2021 कानून लागू किया था, जिसके तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% पदों पर स्थानीय लोगों को नौकरी देने का प्रावधान था। इन अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि यह कानून भेदभावपूर्ण है और यह समानता के अधिकार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। रांची के पूर्व DC छवि रंजन को कोर्ट ने नहीं दी बेल। सेना की भूमि वाली जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े लैंड स्कैम केस के आरोपी छवि रंजन को बेल देने से रांची PMLA की विशेष कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सोमवार को सभी पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने बेल पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बेल नहीं मिलने से छवि रंजन एक तरह से बड़ा झटका लगा है। कमलपुर डकैती कांड का पर्दाफाश, हाईवा चालक निकला मास्टरमाइंड, 7 गिरफ्तार। जमशेदपुर के पास स्थित कमलपुर थाना क्षेत्र के बनकुंचिया स्थित मान तारा कंस्ट्रक्शन कंपनी में शनि रविवार की रात हुई डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस डकैती के मास्टरमाइंड के रूप में हाईवा चालक सनातन तांती उर्फ सोनू सामने आया है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न इलाकों के निवासी हैं। गिरफ्तार आरोपियों में सरायकेला खरसावां जिले के चौका निवासी सनातन तांती उर्फ सोनू, तमाड़ निवासी संदीप कुमार, प्रकाश महातो, अशोक महातो, उमेश कुमार महातो, अड़की थाना क्षेत्र के गांगू मुंडा उर्फ गूंगा मुंडा और उमेश कुमार महातो शामिल हैं। पुलिस ने इन आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार, एक कार, लूटे गए 1,20,000 रुपये और एक मोबाइल फोन बरामद किए हैं। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि डकैती की यह वारदात रविवार की रात को घटित हुई, जब आरोपियों ने मां तारा कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यालय में घुसकर लूटपाट की। कंपनी के कर्मचारियों और सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर आरोपियों ने कार्यालय से पैसे और अन्य कीमती सामान लूट लिया। पुलिस के अनुसार सनातन तांती उर्फ सोनू ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले कंपनी के आसपास की रेकी की थी और फिर इस वारदात को अंजाम दिया। उसने इस डकैती को सटीक तरीके से प्लान किया और अपने साथियों को इसमें शामिल किया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह भी बताया कि घटना के दौरान आरोपियों ने किसी तरह के जानलेवा हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उनके पास हथियार जरूर थे, जिन्हें जब्त कर लिया गया है।